दोनों भाई बहन ने डर के उससे पूछा कि ये क्या था, और उसने जवाब दिया कि ये वेलेंसिया द हीरो किंग है। केनी हैरान होकर बोली कि क्या ये सच में हीरो किंग है। उसने पुष्टि की और समझाया कि वेलेंसिया एक टीयर 0 वॉरियर था, इसलिए वो उससे अभी के लिए निपट नहीं सकते थे। वो कहने ही वाला था ट्विंस से कि वो अपने आप को ड्रैगन्स में बदल लें, लेकिन तभी अचानक जमीन हिलने लगी और उन्होंने देखा कि वेलेंसिया ने अपनी तलवार उठाई और घोषित किया कि ग्रीडी लोगों के लिए सिर्फ मौत है। फिर वेलेंसिया ने अपनी तलवार से कुदरत की एनर्जी इकट्ठा की। डर के मारे लुइस हिल नहीं सका और ये सोच रहा था कि क्या ये टीयर 0 का असर था। उसने ट्विंस की तरफ देखा जो डर से कांप रहे थे। गुस्से में दांतों को भींचते हुए वो अपनी ताकत बाहर निकालते वक्त सोच रहा था कि क्या उसकी सारी ट्रेनिंग सिर्फ यहाँ मरने के लिए थी। उसने अपने चारों एट्रीब्यूट्स को अपने हाथों में इकट्ठा किया और मुट्ठी बनाई, और तभी वेलेंसिया ने अपनी तलवार उसकी तरफ चलाई और उसने वेलेंसिया की ताकत का सामना अपनी ताकत से किया, चिल्लाते हुए कि वो जीना चाहता है। वो खुश हुआ जब उसका हमला वेलेंसिया तक पहुंचा, लेकिन वेलेंसिया की एनर्जी उसकी तरफ सीधे बढ़ रही थी और वो उसे लगी। उसके आसपास की जमीन टूट गई हमले के जोर से। जब फिन अपनी होश में आई और हैरान हो गई देखकर कि जमीन के 2 हिस्से हो गए थे, वो डर गई और लुइस को पुकारने लगी चिंतित होकर। लुइस ने आंखें खोली और हैरान हो गया कि वो अभी भी जिंदा है। फिन उसके पास आई और चिल्लाई कि शुक्र है तू ठीक है। लेकिन उसने फिन को हटाकर एक हैरान करने वाली चीज देखी। वेलेंसिया रुका हुआ था। केन कांपते हुए उससे कहता है, उधर देख। वो छत की तरफ इशारा कर रहा था। वो शॉक हो गया ये देखकर कि छत भी आधी बंट गई थी। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि कोई तलवार छत को आधा चीर सकती है। वो वेलेंसिया की तरफ देखा हैरान होकर कि कोई इंसान इतनी शान से ये कर सकता है। फिर उसने देखा कि वेलेंसिया ने अपना हाथ जो तलवार पकड़ रहा था बहुत जोर से पकड़ा था। वेलेंसिया ने तलवार छोड़ दी। वो उनकी तरफ देखा और उन्हें यंग ड्रैगन्स बुलाया, उन्हें अपनी हिफाजत करने को कहा। उसने वेलेंसिया से पूछा इसका क्या मतलब है, लेकिन दीवारें गिरने लगी। फिन चिल्लाई कि उन्हें भागना चाहिए क्योंकि टूम गिर रहा था। वो हैरान होकर देख रहा था कि वेलेंसिया गायब हो गया था। फिर उसने पीछे देखा तो छत गिर रही थी। ट्विंस को रोते हुए देखा जो चिल्ला रहे थे कि वो मर जाएंगे। उसे एहसास हुआ कि ये एक्शन का वक्त है, इमोशन का नहीं। उसने अपने आप को ड्रैगन में बदला और ट्विंस से कहा उठने को। ट्विंस भी ड्रैगन बन गए और उसके पीछे उड़ने लगे। वो चिल्ला रहा था कि जल्दी करो वरना पीछे रह जाओगे। तब फिन उसके सिंग को पकड़े हुए थी और डर से चिल्लाते हुए उसने उन बड़े नुकीले बर्फ के टुकड़ों की ओर इशारा किया जो उन पर गिरने वाले थे। लुइस अपनी जादुई शक्ति को अपने हाथ में इकट्ठा किया और रियलिटी स्प्लिट का इस्तेमाल करके आगे के बर्फ को तोड़ दिया। बर्फ टुकड़े टुकड़े हो गया और वो आसानी से उससे बच गए और ऊपर की ओर जाने लगे। देखते हुए कि वो खुले छत के करीब आ गए हैं, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उड़ान भरी, लेकिन छत भी गिरने लगी, जिससे बाहर बर्फ ने पूरे रास्ते को ढक लिया, लेकिन बीच में कुछ हिलने लगा। उसे लुइस और ट्विंस बाहर निकले। वो सुरक्षित रूप से अपने आप को कब्र से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। उसने गिरते हुए कब्र को देखा और कांपते हुए बोला, मैंने सोचा था कि मर जाऊंगा और सोचा कि ये क्या हुआ। उसे पता था कि हीरो किंग उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंत में किंग ने खुद को रोक लिया था। अगर वेलेंसिया ने खुद को रोका नहीं होता तो वे सभी मर जाते। इसलिए उसे यह समझ नहीं आया कि वेलेंसिया ने क्यों दखल दिया जब वह घुसपैठियों से निपटने के लिए उठे थे, और हीरो किंग क्या कहना चाह रहे थे जब वे गायब हो गए। उसने निराशा से सांस छोड़ी, लेकिन वो खुश भी था कि वे बच गए और उसने हीरो किंग की किताब भी हासिल कर ली। फिन ने उसे बुलाया और कहा कि उसे लगता है ट्विंस डरे हैं। फिर उसने देखा कि ट्विंस अभी भी डर के मारे रो रहे हैं। उसने सुझाव दिया कि वे कहीं आराम करने की जगह ढूंढें, और पास में एक सुरक्षित जगह देखकर वह तुरंत बर्फ पर लेट गया और चिल्लाया कि मुझे लगता है हम बच जाएंगे। लेकिन अभी भी ट्विंस की रोने की आवाज आ रही थी। वह बैठ गया और स्वीकार किया कि वह भी डर गया था, लेकिन समझा कि ट्विंस छोटे होने के कारण ज्यादा प्रभावित हुए थे। उसने उन्हें एक गोली दी और कहा कि रोना बंद करें क्योंकि उनका सारा माना खत्म हो गया था। ट्विंस ने गोली ली, लेकिन अभी भी रो रहे थे। उसने भी एक गोली खाई क्योंकि उसने महसूस किया कि उसने पुनर्जन्म के बाद से कभी इतना संघर्ष नहीं किया था। गोली खाने के बाद वह बर्फ पर लेट गया और बोला कि अब आराम करने का समय है। थके हुए ट्विंस उसके पास रेंगते हुए आए और उसकी बाहों के पास लेट गए। फिन मुस्कुराते हुए उन्हें आराम करने को कहती। फिर तीनों ड्रैगन बेहद थकान के कारण गहरी नींद में सो गए। अगले दिन ट्विंस खुशी से और ऊर्जा से भरपूर दौड़ते हुए और खेलते हुए बर्फ के गोले एक दूसरे पर फेंक रहे थे।
वो फिन से कहता है कि कल से हर जगह बर्फबारी हो रही है और पूछता है कि क्या वो बोर नहीं हो रही। वो जवाब देती है कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद भी ट्विंस शरारती हैं। वो उसकी बात से सहमत होता है और कहता है कि उसे लगा था कि वो ड्रैगन्स की तारीफ करना चाहती है। फिर वो पीछे देखता है और उससे कहता है कि वे सुनसान इलाके में आ गए हैं क्योंकि वहाँ कोई घर या गांव नहीं दिख रहा है। वो पूछता है कि क्या विंटर कॉन्टिनेंट में कोई मॉन्स्टर हैं या नहीं, क्योंकि आते हुए उन्हें कोई नहीं मिला। वो जवाब देती है कि विंटर कॉन्टिनेंट में किसी और महाद्वीप से ज्यादा मॉन्स्टर रहते हैं और ठंडे मौसम के कारण हमेशा खाने की कमी रहती है। इसके अलावा कहानियां भी हैं जिनमें मॉन्स्टर इंसानों को खाने के लिए शिकार करते थे। वो पूछता है कि अगर यहाँ इतने मॉन्स्टर हैं तो उन्हें आते हुए कोई क्यों नहीं मिला। वो सुझाव देती है कि शायद इसलिए क्योंकि वो वहाँ थे। वो समझाती है कि कोई भी मॉन्स्टर इतना बहादुर नहीं है कि 3 ड्रैगन्स के आसपास आए। वो समझता है और राहत महसूस करता है कि अभी के लिए उन्हें अपना ऑरा छिपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी केन बुलाता है और बताता है कि पास में धुआं दिख रहा है। वो सुझाव देता है कि उन्हें वहां जाना चाहिए और ट्विंस खुशी से सहमत हो जाते हैं। वहां पहुंचकर वो चौंक जाता है जब गांव को आग लगी हुई देखता है। फिन कहती है कि गांव पर हमला हुआ होगा और पूछती है कि अब क्या करना चाहिए। वो सुझाव देता है कि वे नीचे जाएं क्योंकि कुछ लोग बचे होंगे। वे तबाह किए गए गांव में उतरते हैं जहां वो देखता है कि कुछ लोग और मॉन्स्टर मरे पड़े हैं। एक मॉन्स्टर के सिर पर बर्फ देखकर उसे समझ आता है कि यह मॉन्स्टर अटैक था। फिन भी आती है और जब वो उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ मिला तो वो कहती है नहीं और कहती है कि उसे नहीं लगता कि कोई जिंदा है। ट्विंस भी आ जाते हैं। केन बताता है कि उस दिशा में भी कुछ नहीं है। केनी कहती है कि वो भूखी है। वो उन्हें गोलियां देता है और कहता है कि यह एक लंबा दिन रहा है, इसलिए एक गोली खाओ और यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी वो पैरों की आवाज सुनता है और केन और केनी को पकड़कर एक घर की बगल में छिपा देता है। केनी पूछती है कि वे क्यों छिप रहे हैं। केन पूछता है कि क्या वो फिर से इंसानों से डर रहा है। वो कहता है कि वो नहीं डर रहा, लेकिन जानलेवा स्थितियां अचानक घटनाओं से उलझ सकती हैं। ट्विंस उलझन में पड़ जाते हैं और पूछते हैं कि वो क्या कह रहा है, लेकिन वो बस कहता है कि अपना ऑरा छिपाओ और शांत रहो क्योंकि इंसान आ रहे हैं। वो उन लोगों को देखता है और मन ही मन प्रार्थना करता है कि वो बस निकल जाएं क्योंकि वो फंसना नहीं चाहता। एक आदमी घोड़े पर बैठे हेड को बताता है कि मॉन्स्टरों ने गांव पर हमला किया है और लगता है कोई भी जीवित नहीं बच पाया। वो आदमी जवाब देता है कि वो समझता है और खुद आर्चड्यूक को ये रिपोर्ट करेगा। फिर वो आदमी गाड़ी के पास जाता है आर्चड्यूक को रिपोर्ट करने, लेकिन आर्चड्यूक कहता है कि उसे पता चल गया है और वो खुद देखेगा। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और कैनबर्ग के आर्चड्यूक बाहर आते हैं। आर्चड्यूक गाड़ी में किसी से पूछता है कि क्या वो वाकई यह सब देखना चाहती है, खासकर इस हालत में। लेकिन गाड़ी में औरत जवाब देती है कि वो आर्चड्यूक की पत्नी है और अगर उसकी जमीन पर लोगों को नुकसान पहुंचा है तो उनकी आत्मा को शांति देना उसका फर्ज है। आर्चड्यूक उसकी इच्छा से सहमत होता है और आर्च डचेस कैनबर्ग भी गाड़ी से नीचे उतरती है। वो देखती है कि काफी लोग और मॉन्स्टर मरे पड़े हैं, साथ में एक बच्चा भी, जिससे उसे चक्कर आ जाता है। वो आर्चड्यूक से कहती है कि वो ठीक है, लेकिन आर्चड्यूक सुझाव देता है कि अच्छा होगा अगर वो अंदर जाकर आराम करे। वो पूछती है कि क्या वो उसे बेचैन करना चाहता है। वो इनकार करने लगता है, लेकिन मानता है कि 10 साल बाद भी वो उसकी जिद के आगे नहीं जीत सकता। वो मुस्कुराती है और कहती है कि जिसकी मोहब्बत ज्यादा होती है वही हारता है। फिर वो उस आदमी से पूछती है कि क्या कोई जिंदा नहीं बचा। आदमी कहता है कि दुर्भाग्य से कोई भी जिंदा नहीं बचा। वो समझाता है कि इस समय मॉन्स्टर कम सक्रिय रहते हैं, लेकिन कुछ वजह से वे कल से पागल हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मॉन्स्टरों को किसी ताकतवर प्राणी से डर लग रहा हो। आर्चड्यूक कहता है कि यह उसकी गलती है, क्योंकि अगर उसने यहाँ गांव को मोबिलाइज नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन आर्च डचेस उसे समझाती है कि यह उसकी गलती नहीं है, इसलिए उसे खुद पर कठोर नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ लुईस, जो सब सुन रहा था, सोचता है कि क्या गांव इस हालत में उनकी वजह से है, और जिससे उसे बुरा लगता है। अचानक कोई जोर से डकार मारता है जिसे नाइट्स सुन लेते हैं। लुईस ये देखकर चौंक जाता है कि यह केन था। उस आदमी ने नाइट्स के साथ जोर से पूछा कि वे कौन हैं और उन्हें निकलने को कहा, नहीं तो वे उन्हें मार देंगे। डर कर वो सोचने लगता है कि क्या यह एक प्रेरणादायक कहानी थी। आदमी फिर से बाहर आने को कहता है और चेतावनी देता है। वो सोचता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि छिपना एक विकल्प नहीं है। वो उनके अगले कदम पर विचार करने लगता है। आदमी गुस्सा होकर कहता है कि उसने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी, इसलिए अब
जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी उन पर होगी। अपनी तलवार लहराते हुए वह उस घर पर प्रहार करता है जहां वे छिपे हुए थे और उसे टुकड़ों में तोड़ देता है।